हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यानस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, आई नो हमारा सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि मैं कंटेंट बहुत सारा ढूंढ ढूंढ के और उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, सो कंटेंट थोड़ा सा स्लो चलेगा। आई विल ट्राई कि अपकमिंग डेज में मैं इसे स्पीड अप कर दूँ और जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है वो तो एटलीस्ट आपका कंप्लीट हो ही जाए। ठीक है, सो आज ये जो है ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। मतलब 2 शूट होंगे आज, वो दोनों जो है उसमें आपका फैक्टर एनालिसिस पूरा कवर हो जाएगा। उसी के साथ हम रैप दे देंगे टेस्टिंग को। ठीक है, टेस्टिंग इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिसर्च एंड टेस्टिंग जो मैं दोनों साथ में करा रही हूँ उसका ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, रिसर्च पहले हो चुकी है, टेस्टिंग का सेकेंड लास्ट लेक्चर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो क्या है फैक्टर एनालिसिस। अब मैंने ना कई बार ऑलरेडी आप सब लोगों को बता दिया है कि फैक्टर एनालिसिस क्या होता है। कि बेसिकली जो फैक्टर्स हैं जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन्हें कम किया जाता है। तो या तो जो बिल्कुल कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको बेसिकली एक उसमें मतलब एक टर्म जो है वो सबको ही डिफाइन कर सकती है। सो हम बाकियों को ड्रॉप करके बचे हुए जो आपके जो मॉडरेटली कोरिलेटेड हम बोल सकते हैं, ठीक है, उन फैक्टर्स को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ताकि एक्सेस हमारे पास ना जाए, क्योंकि स्ट्रांगली कोरिलेटेड अगर होगा तो इट मीन्स वो सिमिलर ही चीज़ बता रहा है, सो हम उसको भी हटा देंगे। और वीकली कोरिलेटेड होगा तो इट मीन्स कि उसका और उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, नो कोरिलेशन इज देयर। सो अगर ऐसा होगा या नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। सो हम देखते हैं कि मॉडरेटली कोरिलेटेड जो है बेसिकली उन फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं और फैक्टर एनालिसिस में वही आपका काम करेगा। चलो गाइज आगे चलते हैं, ये सिर्फ आपका एक ओवरव्यू था। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है क्या? मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब देखो फैक्टर एनालिसिस कोरिलेशन का ही मेथड है एक तरीके से। ठीक है, उसमें हम कोरिलेशंस के थ्रू ही आगे काम करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, बिल्कुल क्लियर रखना। अब देखो आगे हम बात करते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स की। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स यूजुअली क्या होता है आपका कि जैसे सपोज आपके ये 4 वेरिएबल्स हैं, यू हैव 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4 ये आपके 4 वेरिएबल्स हो गए। तो ये क्या है? ये मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इधर भी सिमिलर ही वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर भी सिमिलर ही वेरिएबल्स हैं। अब कहना ही से कि जो भी आपका वेरिएबल है वो अपने आप से बिल्कुल स्ट्रांगली कोरिलेट करेगा। ठीक है, अपने आप से बिल्कुल स्ट्रांगली कोरिलेट करेगा, राइट। ठीक है, सो जहाँ पर भी सेम होगा वेरिएबल, ये वाला 1 2 पे 1 3 पे 1 4 4 1। तो ये क्या है? ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाएगा। ठीक है, देन अगर हम इसको कोरिलेट करेंगे बाकी से, सपोज 1:2। अब 2 को अगर हम कोरिलेट करें तो हो सकता है यहाँ पे 0.6 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 0.7 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 0.5 आ जाए, राइट। सो बाकी सब डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका क्या कहते हैं सेम टू सेम वेरिएबल है, मतलब 1:1, आपका हमेशा क्या होगा? 1 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन की रेंज हम जानते हैं क्या होती है हमारी? कोरिलेशन की रेंज -1 से +1 तक, यही होती है कोरिलेशन की रेंज। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेसिकली जो कोरिलेशन है उसको ही सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एम सेइंग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज समथिंग एल्स। जब हम बात करते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स की तो उसमें हम बेसिकली हर एक वेरिएबल का क्या करते हैं? कोरिलेशन पुट करते हैं आपस में। ठीक है, कैसे कैसे? एक इस एक्सिस पे एक इस एक्सिस पे, 2:2। ठीक है, 1:3, इस तरीके से बेसिकली मैट्रिक्स बनाते हैं। नॉट अ बिग डील, बहुत छोटी सी बात है, बहुत जनरल बात है ये। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं है। तो ये होती है आपकी कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं किसकी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? देखो जब भी आप कोई रिसर्च करने चलते हो तो आप 2 हाइपोथेसिस लेते हो, पीछे से पढ़ते हुए आओ तभी ये लेक्चर जो है समझ आएगा। ठीक है, आप हमेशा 2 हाइपोथेसिस लेके चलते हो। एक जो नल हाइपोथेसिस होती है जो सारे क्लेम्स को बेसिकली नलीफाई कर देती है। देन देर इज अ ऑल्टरनेट वन, राइट, जो बेसिकली जो आप क्लेम कर रहे हो वो उसमें लिखा हुआ होता है। एम आई राइट? रिवाइज करो ये चीज। अब उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो फैक्टर एनालिसिस में भी हम 2 हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, सिमिलर चलता है। एक आपका नल जाएगा, देन सेकंड वन विल बी कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स। ठीक है, और एक क्या बोलेगी कि देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर
एक्सेप्ट द फैक्टर इटसेल्फ। तो फैक्टर का जो खुद के साथ कोरिलेशन है वो होगा, ठीक है, और बाकी किसी के साथ कोरिलेशन नहीं होगा, द कोरिलेशन विल बी जीरो। दिस इज व्हाट यो जो आपका नल हाइपोथेसिस कहना जा रहा है, क्या कि बाकी सारे फैक्टर्स के साथ, बाकी जितने भी उसमें आपके फैक्टर्स आ गए, उन सब के साथ जो कोरिलेशन है एक फैक्टर का वो क्या है, जीरो, लेकिन खुद के साथ क्या है, वन, राइट। अभी मैंने आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स समझाया था, है ना। देखो ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, राइट, यही कोरिलेशन मैट्रिक्स थी। अब 1 1 1 1 नल हाइपोथेसिस है ये हमारी, ठीक है, एच नॉट। नल हाइपोथेसिस के हिसाब से बाकी किसी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, 0 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 0, ठीक है। ये आपकी नल हाइपोथेसिस कहना चाह रही है फैक्टर एनालिसिस में कि बाकी किसी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है एक्सेप्ट द फैक्टर इटसेल्फ, राइट। सो यही आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली सेज दैट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स, ठीक है, रादर देन द फैक्ट, मतलब एक्सेप्ट द फैक्टर इटसेल्फ, राइट, ठीक है, कि फैक्टर को छोड़ के, ठीक है, फैक्टर के खुद के साथ कोरिलेशन वन ही रहेगा, लेकिन बाकी सबके साथ जो कोरिलेशन है वो जीरो है। लेकिन अगर हम बात करेंगे H1 की, ठीक है, H1 की जहां पर हम बात करेंगे, सपोज H1 की हम बात करें, दैट इज योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर ऐसा होता तो उसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इधर 1 1 ही रहेगा, लेकिन इधर कैन बी 0.6, इधर कैन बी 0.9, इधर कैन बी 0.2, इधर कैन बी 0.3, इधर इधर कैन बी 0.6। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो कहना चाह रही है कि कोरिलेशन है, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस क्यों किया जाता है, जब बेसिकली आप एक्सपेक्ट करते हो दैट देयर इज अ कोरिलेशन, ठीक है, तभी हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं। अगर हमें पता है कि कोई फैक्टर नहीं है तो हम बाद में फैक्टर एनालिसिस नहीं करते। आगे पर्सनैलिटी थ्योरी में आई विल टेल यू कि जो फैक्टर एनालिसिस थी उसमें एक थ्योरी है, ठीक है, जब जाएंगे तभी बताऊंगी, उसमें एक थ्योरी है। सो उस थ्योरी को स्पेसिफिकली इसी चीज को लेकर क्या कहते हैं, इसी चीज को लेकर उसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उसने क्या करा, डायरेक्ट ऑर्थोगोनल फैक्टर्स को यील्ड कर दिया। अब ऑर्थोगोनल फैक्टर्स क्या होते हैं आगे वो बताऊंगी। ऑर्थोगोनल फैक्टर्स में क्या होता है, आपका कोरिलेशन नहीं होता, ठीक है। सो वो डायरेक्ट एक ही फैक्टर एनालिसिस से सीधा उन्होंने ऑर्थोगोनल फैक्टर्स को बेसिकली सामने रख दिया। अब आप कैसे कह सकते हो कि उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप सीधा ऑर्थोगोनल नहीं कर सकते। आपका जो फैक्टर एनालिसिस का मेथड है वो टेक्निकली यहीं से स्टार्ट होता है कि कोरिलेशन है, ठीक है, और जब कोरिलेशन होते होते फाइनल कोई ऐसी स्टेज आती है फैक्ट एनालिसिस के बाद जहां पर जो आपके कोरिलेशंस होते हैं वो जीरो होते हैं, एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन योर रोटेशंस, ठीक है, जो हम फैक्टर एनालिसिस में आगे जाके रोटेशन समझेंगे, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो जो आपकी एच नॉट के लिए बनती है, जो बेसिकली आपकी नल हाइपोथेसिस को फॉलो करेगी, वो आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्लियर हुई ये बात। अब हम एक चीज करेंगे जो आपका होता है ईगन वैल्यूज, ठीक है, ईगन वैल्यूज की हम बात करते हैं। अब देखो ईगन वैल्यूज क्या होती है कि आपको फैक्टर्स आपने रख लिए, ठीक है, आपकी मैट्रिक्स पे आपके पास फैक्टर आ गए हैं, ठीक है, आपने जो फैक्टर की जो भी आपने बनाया यहाँ पर मैट्रिक्स आपने बनाई, ठीक है, अब इसके पास आपके पास फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब आपने इसमें से फैक्टर्स को उठा लिया है कि हम इसको बेसिकली आगे लेके जाएंगे। क्लियर हुआ। पहले हमने मैट्रिक्स बनाई, उसमें से अपने फैक्टर्स को पिक करा, दीज आर व्हाट, अनरोटेटेड, ठीक है, ये आपके अनरोटेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है, कौन से फैक्टर्स हैं, अनरोटेटेड फैक्टर्स हैं। अब देखो इनकी जो ईगन वैल्यूज होती हैं, ईगन वैल्यूज किसका बेसिकली होता है कि ईगन वैल्यूज ये बताएंगी कि आपको वो फैक्टर आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना, ठीक है। ईगन वैल्यू कैसे आएगी, क्यों आएगी, दैट डजेंट मैटर टू अस, ठीक है, वो हमें नहीं सीखना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है फैक्टर्स को रिटेन करने का। आपको ईगन वैल्यूज वहाँ पर मिलेंगी, ईगन वैल्यूज के थ्रू आप क्या करोगे कि डिसाइड करोगे कि आपका जो फैक्टर है वो आपकी रिसर्च में आगे जाएगा या वो ड्रॉप हो जाएगा,
ठीक है। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ ईगन वैल्यूज। अब ईगन वैल्यू में आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। देखो, चलो पहले वो कर लेते हैं। ईगन वैल्यू में आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है केसर गटमैन क्राइटेरिया और एक होता है आपका केटल्स क्री प्लॉट, ठीक है। ठीक है, एक आपका होता है केटेल्स क्री प्लॉट, ठीक है, जो बेसिकली आपका ईगन वैल्यूज के बारे में बताएगा। फोर, जब आपके जो फैक्टर्स का नंबर है वो हाई होता है, ठीक है, हाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाई नहीं, मोर विल बी द राइट वन, मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स, जब ज़्यादा आपके फैक्टर्स होंगे वहाँ पे आपका जो ईगन वैल्यू का ग्राफ है वो बेसिकली आपके लिए आएगा। अब ईगन वैल्यू का जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं केटल्स क्री प्लॉट। यहाँ पर हम रखते हैं ऑर्डर ऑफ ईगन वैल्यू और यहाँ पर हम रखते हैं क्या, ईगन वैल्यू, और वो भी अनरिड्यूस्ड। क्वेश्चन आ जाता है रिड्यूस्ड या अनरिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। अब अनरिड्यूस्ड, ठीक है। रिड्यूस्ड क्या होता है, अनरिड्यूस्ड क्या होता है, ये हमें नहीं जानना। हम अनरिड्यूस्ड वैल्यूज को बेसिकली वाई एक्सिस पे रखेंगे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास होता है क्या, ऑर्डर ऑफ ईगन वैल्यूज। अब देखो इसमें एक डिफरेंस ये होता है, ये देखो ये कुछ ऐसा बनता है, राइट, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। अब इस एरिया को हम बोलते हैं एल्बो, ठीक है, ग्राफ में इस एरिया को हम बोलते हैं एल्बो। अब एक चीज समझो कि एल्बो से ऊपर जितने भी आपके फैक्टर्स हैं रिटेन्ड, ठीक है, और जितने भी एल्बो से नीचे हैं आपके, ठीक है, जितने भी फैक्टर जो है वो एल्बो से नीचे हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड, ठीक है, ये वाले, इन वालों का क्या होगा, डिस्कार्ड, क्योंकि ये एल्बो से नीचे हैं, ठीक है। सो ईगन वैल्यूज को जब हम स्क्री प्लॉट पे, केटेल स्क्री प्लॉट पर जब हम बेसिकली रखेंगे, रख के जो हमारा जहाँ से एल्बो का ब्रेक होगा, यूजुअली जो एल्बो है वो आपका 1 पे होता है, ठीक है। केटेल स्क्री प्लॉट में जो आपकी एल्बो है वो बिल्कुल 1 नहीं होती, वो चेंज होती है। 1 की वैल्यू जो है इधर चेंज होती है, कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। यहाँ 1 की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज होती है। जैसे जैसे आपके फैक्टर का वेरिएंस वगैरह चेंज होता है वैसे वैसे आपकी जो ईगन वैल्यूज हैं वो जो है इधर 1 की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, ठीक है। पर हमें क्या जानना है कि एल्बो से ऊपर के फैक्टर्स जो है वो सारे क्या करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, मतलब आगे लेके जाने हैं, रिटेन कर लेने हैं। और उसके बाद जो आपके एल्बो से नीचे के मेथड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, डिस्कार्ड कर देना। ये चीज होगी वैल्यू के हिसाब से। अब आपको ये पूछ लेते हैं कि केटल स्क्री प्लॉट में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ईगन वैल्यूज। अगर वो पूछेंगे वाई एक्सिस पे क्या होता है तो हम बोलेंगे ईगन वैल्यूज अनरिड्यूस्ड, ठीक है। जैसी होती है एज इट इज ही होती है, यहाँ पर होती हैं। तो ये बेसिकली आपका केटल स्क्री प्लॉट है। तो एल्बो की वैल्यू वैसे वहाँ पे 1 होगी, लेकिन 1 की वैल्यू इटसेल्फ इज वेरिएबल, ठीक है। 1 की वैल्यू इटसेल्फ इज वेरिएबल। सो जितने भी आपके एल्बो से ऊपर के हैं वो रिटेन, जितने भी एल्बो से नीचे के हैं दे विल बी डिस्कार्डेड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये किस में यूज़ होगा, जहाँ पर आपके ज़्यादा नंबर होंगे फैक्टर्स के, ठीक है। सीधी सी बात है यार, ग्राफ बनाना है तो कम से कम 10 फैक्टर्स में क्या ग्राफ बना लोगे, या 5 सेक्टर में क्या मतलब 5 फैक्टर्स में आप क्या ग्राफ बना लोगे, दिक्कत होगी ना बनाने में और एक्सट्रैक्ट करने में। सो यूजुअली कौन सा यूज़ होता है आपका, केसर गटमैन क्राइटेरिया, जो लोअर नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए होगा यूज़, और हाइयर नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपका क्या यूज़ होगा, केटल स्क्री प्लॉट। ये तो हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे केसर गटमैन क्राइटेरिया। अब केसर गटमैन क्राइटेरिया का सीधा सा है, ठीक है, केसर गटमैन क्राइटेरिया का सीधा सा है कि वैल्यू जो है वो मोर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसे क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो क्वेश्चन आ जाता है कि केसर गटमैन क्राइटेरिया में अगर वैल्यू 1 से ऊपर हो तो फैक्टर एक्सट्रैक्ट होगा, यस। और अगर 1 से नीचे हो वैल्यू तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड। अगर सपोज ईगन वैल्यूज, ये ईगन वैल्यूज हैं, ठीक है, ईगन वैल्यूज 1 से ऊपर होगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ईगन वैल्यू अगर 1 से नीचे होगी तो हमको डिस्कार्ड कर देंगे। दिस इज एज पर द केसर गटमैन क्राइटेरिया, जो आपका किस में यूज होता है, लो नंबर में। लो नंबर मतलब आपके जो फ्यू नंबर ऑफ
वेरी फ्यू नंबर ऑफ फैक्टर शुड बी देयर, हाइयर नंबर ऑफ फैक्टर होंगे तो हम किसको यूज करेंगे, केटल स्क्री प्लॉट को, और कम नंबर होंगे फैक्टर्स के तो हम सीधा सीधा इसका यूज करेंगे, ठीक है, कि 1 से ज्यादा होनी चाहिए इगन वैल्यू, तो हम उसे सीधा सीधा क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब सपोज आपके पास फैक्टर एनालिसिस का एक बेसिकली पैराग्राफ आता है, उसमें इन्होंने पूछा कि इसमें से कितने फैक्टर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट एक का 1 है, 1.10 है, एक का सपोज 1.71, ठीक है, अब आ गया 8.8, 0.9, 0.6, 0.5, तो हमें पता है कि ये सारे जो है वो क्या होंगे, डिस्कार्ड। ये जो ईगन वैल्यूज हैं ये क्या होंगे, डिस्कार्ड, और ये वाले जो हैं 1 और मोर देन 1 विल बी रिटेन्ड, ठीक है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। सो दिस इज हाउ द केसर गटमैन क्राइटेरिया वर्क्स एज पर द ईगन वैल्यूज। ईगन वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो हम सीधा सीधा रिटेन कर लेंगे, 1 से कम होगी सो वी विल सिंपली डिस्कार्ड द फैक्टर्स, ठीक है। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब एक चीज़ और देखो कि जो आपका मैंने अभी बताया स्क्री प्लॉट जो बताया है, ठीक है, स्क्री प्लॉट में एक चीज़ और है, क्या कि ये ना आपको ऑर्डर देती है, ऑर्डर ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस बेसिकली क्या है कि जो जैसे हमारा ना फैक्टर एनालिसिस में यूजुअली लिखा हुआ आता है कि 8 फैक्टर, ठीक है, एक्सप्लेन 80% ऑफ वेरिएंस, ठीक है, 80% ऑफ वेरिएंस, मतलब जो उधर वेरिएंस है टोटल उसका 80% जो वेरिएंस है वो आपका किस में आ गया, 8 फैक्टर्स में आ गया। अब ये जो आपके 8 फैक्टर्स हैं, सपोज इनकी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कि फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, 5, 6, ये लिखी हुई है। सो वी शुड नो कि जो आपका फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट जो फैक्टर है वो सबसे हाईएस्ट होगा वेरिएंस में, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हमेशा हाईएस्ट होगा वेरिएंस में। अगर ये सपोज आउट ऑफ 80 इसने 50% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर दिया और ये आपकी पैराग्राफ में दिया हुआ है दैट इट हैज एक्सप्लेन 50% ऑफ द वेरिएंस, ठीक है, सो बाकी का जो वेरिएंस है वो आपका कितना होगा, लेस देन 50, ठीक है, कितना होगा वो आपका, लेस देन 50 नहीं सॉरी, लेस देन 50 तो इधर ही चला गया, 80, 30 होगा भाई, लेस देन 30 बचेगा, ठीक है, 50 इधर चला गया, पर फॉर अ कॉमन सेंस कि वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 50 भी रहेगा, चाहे यहाँ पर कितना भी हो। सपोज यहाँ 50 आ गया, ठीक है, सो ये भी क्या हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, पर ये इतना नहीं होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फर्स्ट फैक्टर विल बी द हाईएस्ट, ठीक है, और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही देते हैं जो केटल्स की प्लॉट में देते हैं। जैसा मैंने अभी आपको केटल्स की प्लॉट बना के भी दिखाया था, तो जो आपका केटल स्क्री प्लॉट है वो वैसे भी किस तरीके से काम कर रहा था, केटल स्क्री प्लॉट यहाँ पर बनाया था, ठीक है, केटल स्क्री प्लॉट ऐसे था, तो वी कैन सी कि ये जो स्टार्टिंग है ये आपकी हाईएस्ट वैल्यूज हैं और ये आपकी लोएस्ट वैल्यू है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केटल स्क्री प्लॉट, ठीक है, एंड ईगन वैल्यूज जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर लोडिंग। फैक्टर लोडिंग जो आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स मैंने बताया उसमें बेसिकली फैक्टर्स को लोड किया जाता है। अब देखो जहाँ हम बात करते हैं फैक्टर एक्सट्रैक्शन की, वेरिएंस जो है जैसे मैंने बताया कि वेरिएंस कि वो कितना ज़्यादा वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएंस मतलब ईगन वैल्यू हो गया आपका, ठीक है, स्क्री प्लॉट आई हैव टोल्ड यू, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट केसर गटमैन रूल, एक्सप्लेन वेरिएंस। अब देखो वेरिएंस यूजुअली क्या होता है, ठीक है, वैसे हम 70 to 80% अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं अगर वो 70 to 80% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं सो वी कंसीडर इट अ गुड, ठीक है, अ गुड मैच। अगर आपका वो फैक्टर्स जो है वो 70 to 80% को नहीं एक्सप्लेन कर रहे तो फिर फैक्टर एनालिसिस आपका इतना ज़्यादा सही नहीं, यू नीड मोर, ठीक है, तो 78% इज बेसिकली एक्सेप्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, जो मैं अभी बता रही थी कि फैक्टर एक्सट्रैक्शन। अब जहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर एक्सट्रैक्शन की, देखो दिस इज द स्क्री प्लॉट, ठीक है, अगर हम बात करते हैं फैक्टर एक्सट्रैक्शन की, सो फैक्टर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, दो मेथड होते हैं हमारे पास, इसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि मेथड क्या है। आपको यूजुअली पैराग्राफ में एक वर्ड मिलेगा विच इज़ यूनिटीज इन डायगनल, राइट, एक वर्ड होता है यूनिटीज इन डायगनल। अब यूनिटीज इन डायगनल क्या हो गया, 1 1 1 1, ठीक है, ये आपका क्या है, यूनिटीज इन डायगनल,
ठीक है, 1 1 1 1 1, ठीक है। सो यूजुअली आपका देखो दो तरीके का होता है वेरिएंस। अब ये जो 1 1 है, यूनिटीज इन डायगोनल, इट बेसिकली सेज कि हम एक 1 2 3 4, 1 2 3 4, कि हम बेसिकली एक पर्टिकुलर वेरिएबल का देख रहे हैं, एम आई राइट? ठीक है, यहाँ पर अगर हम वेरिएंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएंस अगर हम चेक कर रहे हैं, अब देखो वेरिएंस अगर समझना है तो गो टू द मतलब लास्ट लेक्चर्स, वहाँ पे समझ आएगा। मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कि वेरिएंस होता क्या है। ठीक है, वैसे वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर। ठीक है, वेरिएशन इज बेसिकली जैसे आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका डाटा फैला हुआ है, ठीक है, सो कितना ज़्यादा आपके उसको डिफाइन कर रहा है, सो उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर। एस डी स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो वो बेसिकली आपका वेरिएंस को बताएगा। इट इज़ अ ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएंस के। अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन फैक्टर का दो तरीके का होगा, एक तो होगा आपका यूनिक, एक होगा आपका कॉमन। कॉमन में बेसिकली क्या है कि एक फैक्टर का पता नहीं चलेगा, ठीक है, सिंगल फैक्टर का नहीं पता चलेगा। ठीक है, एक आपका कॉमन फैक्टर कॉमन वेरिएंस होगा, एक आपका यूनिक वेरिएंस होगा। अगर हम बात करेंगे कॉमन वेरिएंस की, कॉमन वेरिएंस के लिए, कॉमन वेरिएंस इज बेसिकली सेज कि हम सबको इकट्ठा करके सारे फैक्टर का एक निकाल रहे हैं। सपोज इफ आई एम सेइंग कि 70% ऑफ द वेरिएंस इज एक्सप्लेन बाय दीज फैक्टर, इट मीन्स कि सबने बताया है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एक फैक्टर का इतना है, ठीक है। लेकिन कैटेल-स्क्री प्लॉट में क्या हमें एक फैक्टर का पता चल रहा है? ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है, वी आर राइटिंग इट डाउन, हम उसे कर्व में दिखा रहे हैं, राइट? कोरिलेशन मैट्रिक्स में भी हम उसे कर्व में दिखा रहे हैं। जैसे मैंने अभी ये यूनिटीज इन डायगोनल बना के दिखाया था आपको, कि आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला यूनिटीज इन डायगोनल। सो ये क्या है, 1 से 1 का पता चल रहा है, 2 से 2 का, 3 का, 3 से, 2 का 3 से। तो हमें यहाँ पे एक एक का पता चल रहा है, ठीक है, एक एक का। सो बेसिकली हम यूनिक, क्या यूनिक वेरिएंस यहाँ पर देख रहे हैं। अब यूनिक वेरिएंस में एक आपका होता है प्रिंसिपल, कौन सा मेथड? प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड, ये नाम जरूर सुने होंगे आपने। एक आपका हो गया प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड, नेक्स्ट वन विल बी आपका दूसरा नाम इसी का ही है, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको हम पीसीए या फिर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, पीसीएम को याद करके वही चीज आती है, पीसीएम। तो इसको हम या तो पीसीए बोलेंगे या हम इसको पीसीएम बोलेंगे। अब देखो, अगर हमने कहीं पर भी नाम पढ़ा अपने पैराग्राफ में क्या, यूनिक वेरिएंस, ठीक है, या फिर हमने पढ़ा यूनिटीज इन डायगोनल, सो इट विल बी सेइंग कि आपका जो फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड है या वेरिएंस का जो आपने फैक्टर्स उसमें से निकाले हैं, इट इज पीसीए, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्लियर है, एक मेथड है, एक एनालिसिस है, ओके। अब देखो, ये हो गया आपका कॉमन वेरिएंस, क्या कहते हैं, यूनिक वेरिएंस का मेथड। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉमन वेरिएंस का मेथड। अब देखो, कॉमन वेरिएंस का ना हमें जानना है ना हमें फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर उन्होंने पूछा कि इसमें हम कौन से वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हम पीसीए का नाम देंगे, क्योंकि पीसीए में देखो, प्रिंसिपल जो कंपोनेंट एनालिसिस है या पीसीएम जो है, इसमें एक बेनिफिट होता है कि एक तो ये ऑर्डर देगी, ऑर्डर ऑफ आपका वेरिएंस, एक तरीके से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वेरिएंस आपको इसमें मिल जाएगा। फर्स्ट फैक्टर जो है हाईएस्ट होगा, एज आई टोल्ड, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा आपका, हाईएस्ट होगा। क्लियर है? देन आपका जो इसमें यूनिटीज होंगे इन डायगोनल, वो चीज़ मैंने बता दी ऑलरेडी। तो ये दो इसके बेनिफिट्स हैं, और हम ज़्यादा पीसीए को या पीसीएम को ही प्रेफर करते हैं। सो अगर बोलेंगे कि इसमें कौन सा लाइकलीहुड कौन से का था, ठीक है, कि कौन से वाला हम ज़्यादा यूज़ करें एक्सट्रैक्शन के लिए, सो यू विल बी ऑलवेज क्लिकिंग द पीसीए और पीसीएम। ठीक है, हमेशा आपको किस पे, पीसीए या फिर पीसीएम पर ही क्लिक करना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कॉमन वेरिएंस की। अब कॉमन वेरिएंस में इसके कई सारे होते हैं, 3 होते हैं टू बी एग्जैक्ट, जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। एक तो आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस मेथड, इनका बस नाम याद रख लो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मेथड। देन देयर इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो गया, मैक्सिमम लाइक्लीहुड। फिर हो गया जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर, क्या,
ठीक है, लेकिन इनको हम अब यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर तो अब यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा कम यूज़फुल हैं। ठीक है, इनके जो फैक्टर मतलब यूजुअली वैसे भी ये कॉमन का बताता है, तो एनी हाउ इनका यूज़ कम है, ये यूनिक वेरिएंस नहीं बता रहा। ठीक है, कॉमन बता रहा है जो सबका है, लेकिन वो यूनिक नहीं बता रहा है कि पर फैक्टर कितना क्या क्या मतलब कितना क्या कोरिलेशन है एक दूसरे से फैक्टर से। तो इस वजह से इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। प्रिंसिपल एक्सेस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड और जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना यूज़ किया जाता है ज़्यादा, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, और हम ज़्यादा जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे, पीसीए को और पीसीएम को। पीसीए पीसीएम बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स की रोटेशन। अब फैक्टर्स की रोटेशन क्या होता है कि हम फैक्टर्स को और ज़्यादा रोटेट करते हैं फॉर मोर एनालिसिस। ठीक है, हम और ज़्यादा उन्हें समझना चाहते हैं डिटेल में, तो वी गो फॉर फर्दर फैक्टर एनालिसिस। अब देखो, फैक्टर एनालिसिस एक तो होगा फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जो आपने फर्स्ट टाइम करा, सपोज 60 फैक्टर, फिर आपका होगा सेकंड ऑर्डर जो आपने नेक्स्ट टाइम करा, दैट विल बी सपोज 30। फिर होगा थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो आपका है, अब थर्ड ऑर्डर में सपोज देर विल बी 20। अब आ गया फोर्थ ऑर्डर, देर विल बी 10। ठीक है, फिफ्थ ऑर्डर, यूजुअली हम फोर्थ से ऊपर, फोर या फिफ्थ से ऊपर नहीं लेके जाते, थर्ड इज इनफ। ठीक है, थर्ड आपका सही है, थर्ड से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, फोर्थ फिफ्थ तक ही कोई जाता है, इससे ज़्यादा कोई फैक्टर एनालिसिस में अंदर नहीं जाता, वो आपके जो फैक्टर्स है वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स क्या क्या होता है, मैंने ऐसा बताया कि वो कोरिलेटेड होते हैं, दैट्स वाई वी गो फॉर अ फैक्टर एनालिसिस, राइट। अब वही सिमिलर चीज़ यहाँ देखो, जब हम बात करते हैं रोटेशन की, तो पहली रोटेशन हमने करी। ठीक है, मैंने बताया था ना एक पर्सनैलिटी थ्योरी है जिसको हम बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं इसी चीज़ के लिए कि उन्होंने सीधा ऑर्थोगोनल फैक्टर लगा दिया, ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज़ कर दिया। तो अभी हम ऑर्थोगोनल को समझेंगे। तो ऑर्थोगोनल क्या कहना चाह रहा है, ऑर्थोगोनल में हम 90% वाला करते हैं। ठीक है, 90% रोटेट करते हैं। ये देखो, ये ऑर्थोगोनल है। अब ये देखो, हमने रोटेट कितना करा है, 90%। ठीक है, सीधा सीधा जो इसका एंगल है यहाँ का, वो क्या है आपका 90%। अब देखो 90 डिग्री, 90% आई एम सेइंग, हाँ। सो जो आपका एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री एंगल पर अगर हमने यहाँ से और यहाँ से जो फैक्टर्स हैं उनको बेसिकली कोरिलेट करके और एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो क्या कोई चांसेस हैं कि अब इसमें फर्दर कोरिलेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो जो आपका ऑर्थोगोनल रोटेशन है उसमें कोरिलेशन, जो आपका कोरिलेशन जो आपका है फैक्टर्स में, वो नहीं होता। ठीक है, तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो कोरिलेटेड फैक्टर नहीं होते, जबकि और जब भी आपकी ऑर्थोगोनल रोटेशन होती है। ठीक है, सो अगर आप एक बात बताओ, अगर कोरिलेटेड फैक्टर नहीं आए, सो डू वी गो फॉर सेकंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस? क्वेश्चन है, डू वी गो फॉर सेकंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस? नो, वी विल नॉट गो। ठीक है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बनता, अब उनमें कोरिलेशन ही नहीं है तो हम ढूंढ क्या रहे हैं, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, सो जो भी कोरिलेटेड नहीं है, जहाँ पर कोरिलेशन खत्म हुआ वहाँ पर आपका जो फैक्टर एनालिसिस है वो आगे नहीं होगा। सो अगर ऑर्थोगोनल रोटेशन हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब आगे आप फैक्टर एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब अगर कोई भी ये बोले कि फर्स्ट फैक्टर जो था, फर्स्ट फैक्टर ऑर्डर एनालिसिस हुआ, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस हुआ, देन सेकंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस हुआ। ठीक है, तो हमें अगर कोई ये पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर के जो फैक्टर्स थे वो कैसे थे या उनकी रोटेशन कैसी थी, कैसी थी उनकी रोटेशन, उनकी रोटेशन ऑब्लिक होगी। ऑब्लिक क्यों होगी, क्योंकि ऑब्लिक में बेसिकली, ऑब्लिक पहले समझ लो फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी, आस्क इट टू योर सेल्फ। ठीक है, अब ये जो इसमें देखो, इसमें जो हमने एक्सट्रैक्ट करा ये जो है, ये आपका कितना है, लेस देन 90। ठीक है, लेस देन 90 है। ठीक है, इट कैन बी 60, इट कैन बी 30, जो भी है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके फैक्टर्स जो भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो वो आपके कोरिलेटेड होते, कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री पे होता है और जो फैक्टर्स होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। अब अगर आपके फैक्टर्स आगे भी कोरिलेटेड है तो कैन यू गो फॉर अ सेकंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है कोरिलेटेड है। ठीक है, वहां पर नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है। अब अगर मैं ये पूछूं कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस करा फिर सेकंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस करा, तो व्हाट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस में मैंने रोटेशन कौन सी यूज करी थी, तो दिस इज वेरी क्लियर दैट आई हैव यूज्ड ऑब्लिक रोटेशन, दैट्स व्हाई वी गो फॉर अ सेकंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस। अगर वो ऑर्थोगोनल होती तो सेकंड में जाते ही नहीं,
और सपोज हमने सेकंड पे ऑर्थोगोनल यूज कर ली, तो हम थर्ड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे फैक्टर में कोरिलेशन नहीं है। और फैक्टर्स में कोरिलेशन होना और जो आपका लास्ट रोटेशन है वो ऑब्लिक होना, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, नेक्स्ट फैक्टर ऑर्डर एनालिसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर, उसके लिए आपके लिए हमेशा कोरिलेशन होना चाहिए और दूसरा ऑब्लिक रोटेशन होनी चाहिए। क्लियर होगी ये बात? तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, थर्ड से फोर्थ गए। अब ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपकी ऑब्लिक रोटेशन थी, यहाँ पर भी आपकी ऑब्लिक थी, यहाँ पर भी आपकी ऑब्लिक थी। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि अनकोरिलेटेड फैक्टर आ गए, तो यहाँ पर आपकी जो रोटेशन है वो क्या हो गई? ऑर्थोगोनल। ठीक है, आपकी जो यहाँ पर रोटेशन होगी आखिरी वाले पे वो क्या होगी? ऑर्थोगोनल। इसके बाद कोई रिलेशन आगे नहीं मिलेगा। नाउ वी टॉक अबाउट कि जो आपकी रोटेशन है उनके टाइप। ठीक है, ऑर्थोगोनल बताया, अब ऑर्थोगोनल में सब टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स का जानना ज़रूरी नहीं है, यू शुड नो कि उनका नाम क्या होता है। दे विल आस्क कि देखो फैक्टर एनालिसिस का पूरा आपके पास पैराग्राफ होगा, दे विल बी आस्क कि कोरिलेशन है सारे फैक्टर्स में, तो यू नो कि आपका कौन सा वाला जो टाइप हो सकता है। ठीक है, सब टाइप्स हैं, ऑब्लिमिन के भी, ऑब्लिक के भी और आपके ऑर्थोगोनल के भी। अब अगर ऑर्थोगोनल होगा तो ऑब्वियसली दोनों तीनों नाम दे रखे होंगे, 1 और 2, 2 और 3, तो उसमें से आपको ऑर्थोगोनल टाइप को पिक करके राइट आंसर में डाल देना है, अगर नो कोरिलेशन पूछा हुआ है तो। और कोरिलेशन अगर पूछा हुआ है तो सीधा सीधा ऑब्लिक वाले जो पॉइंट्स हैं उनको करके 1 और 2 या 2 और 3 जो है उसको आंसर कर देना है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे वेरीमैक्स रोटेशन की। वेरीमैक्स इज दिस वन इज ऑर्थोगोनल सारे। ठीक है, ये जो है वो आपके ऑर्थो हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल में वेरीमैक्स है, क्वार्टीमैक्स है, इक्वीमैक्स है और ऑर्थोगोनल डायरेक्ट ऑब्लिमिन है। ऑर्थोगोनल डायरेक्ट ऑब्लिमिन यूजुअली नहीं पूछा जाता, ऑब्लिमिन इज इन ऑब्लिक इज वेल, वो डायरेक्ट ऑब्लिमिन है। ऑर्थोगोनल ऑब्लिमिन एक सेपरेट है, इसको वो यूजुअली नहीं पूछेंगे, बट फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस मैंने स्लाइड में डाल दिया है कि एक ऑर्थोगोनल डायरेक्ट ऑब्लिमिन भी होता है। तो अगर वहाँ पे ऑर्थोगोनल डायरेक्ट ऑब्लिमिन लिखा हुआ है तो आपको वो ऑर्थोगोनल में टिक करना है, ना कि ऑब्लिक में। और अगर वहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट ऑब्लिमिन लिखा हुआ है सो यू विल बी टिकिंग व्हाट? ऑब्लिक। ठीक है, ठीक है। अब देखो वेरीमैक्स होता है, क्वार्टीमैक्स होता है और इक्वीमैक्स होता है, ये तीन टाइप हैं, चार। ठीक है, सो यही चार आपको बेसिकली वहाँ टिक करने पड़ेंगे, सिर्फ नाम याद रखो, वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स और इक्वीमैक्स। क्लियर हुआ? अब चलो आगे। देन वी टॉक अबाउट द ऑब्लिक रोटेशन। अब ऑब्लिक रोटेशन में एक आपका होता है प्रोमैक्स, एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्लिमिन, जो हमारा प्रोमैक्स हो गया, एक ऑब्लिमिन हो गया, और एक आपका हो गया क्वाड्रीमिन, एक आपका होता है जियोमिन। ठीक है, जियोमिन इज ऑलरेडी वो जियोमिन इज ऑल्सो अ ऑब्लिक रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या है? एक जियोमिन हो गया। अब देखो एक चीज याद रखना, कैसे इसको याद करें, ट्रिक देती हूँ। जिसके पीछे भी मिन है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्लिमिन को मत करना इससे कंफ्यूज। ठीक है, ऑर्थोगोनल डायरेक्ट अगर लिखा हुआ है तो ऑर्थोगोनल सामने लिखा हुआ है देन इट इज ऑर्थोगोनल, लेकिन अगर सिर्फ ऑब्लिमिन लिखा है देन इट इज ऑब्लिक। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियर। ठीक है, अब देख लो, जियोमिन, ऑब्लिमिन, क्वाड्रीमिन। ठीक है, सबके पीछे क्या है? मिन मिन मिन, राइट। सो जितने भी मिन है वो सारे कहाँ गए? ऑब्लिक में। ठीक है, सो इसको याद करो कि मिन जो है मतलब एक इंसान को मिनिमम प्रो होना चाहिए। ठीक है, एक इंसान को मिनिमम प्रो होना चाहिए, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि मिनिमम प्रो होना चाहिए। अब मिनिमम प्रो का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोमैक्स, और जितनों के पीछे भी मैंने आया वो सारी चली गई ऑब्लिक में। सो मैंने ऑब्लिक याद कर ली। ऑर्थोगोनल एनी हाउ आई विल आइडेंटिफाई, दो ही तो हैं, इसमें नहीं तो इसमें। ठीक है, डायक्टोमस है आपके पास चॉइस यहाँ पे, तो इसमें नहीं तो उसमें तो हो गई, क्लियर कट बात है। सो जितनों के पीछे भी प्रोमैक्स इसलिए याद करो क्योंकि यूजुअली आप इसको क्वार्टीमैक्स और वेरीमैक्स के इक्वीमैक्स के साथ कंफ्यूज करोगे, तो ऐसे लगो मिनिमम प्रो तो होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम प्रो तो इंसान को होना चाहिए। सो आपको पता है कि मिन जिसके पीछे आ रहा है वो सारे, और जिसमें प्रो आ रहा है मतलब प्रोमैक्स, वो सारे आपके ऑब्लिक हैं। सो इस तरीके से याद रख लेना, इनका अगर नाम आएगा सो यू विल बी ऑलवेज टिकिंग व्हाट? ऑब्लिक। और अगर आपसे पूछा हो ऑर्थोगोनल तो इनके अलावा कोई भी हो, टिक द वन। ठीक है, वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स, ठीक है, आपका जो भी आएगा वो आप उसमें डाल दोगे। देन क्लियर हो गई ये वाली बात? अब देखो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही एंड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ये अगर इतना पढ़ लिया तो आप ये समझ लो कि आप किसी भी एग्ज़ाम का जो आपका पैराग्राफ है उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं कल
या परसों मैं आपको एक पैराग्राफ भी सॉल्व कराऊंगी, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं रिसर्च का, एक लेक्चर लूंगी जिसमें 2 मैं रिसर्च के पैराग्राफ रखूंगी, 2 मैं टेस्टिंग वाले रखूंगी, तभी पहले दोनों करा दिए। और ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि आज 2 शूट हो जाएंगे तो ये रैप हो जाएगा आज, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं ये चीज़ कराऊंगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। कुछ कुछ चीज़ें जो अभी नहीं हुई होंगी या नहीं याद होंगी, वो सारी हम अभी क्वेश्चंस के साथ एक बार कर लेंगे, सो दैट हम स्टैट्स को लेके फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। और स्टैट्स में आपके अगर 5 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप उसमें से 4 क्वेश्चन सही करके आएँ, ठीक है। आई विल ट्राई कि 5 के 5 करके आए, बट कुछ भूलते भी हो तो 4 करके आए, सो इसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और ट्राई करते हैं जितना जल्दी आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद तो हमारा वैसे भी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, सो वील बी डूइंग दैट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन मी अंजलि कौशिक, बाय बाय।